बुंदेलखंड की गरीबी, मुफलिसी और भुखमरी को बेचकर जो तमाम एनजीओ यहाँ पर पनप रहे हैं और पनपे हैं बीते 20 साल में, उनकी अपनी अपनी कहानी है। इस कहानी के पीछे कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो सामाजिक और पत्रकारों की हत्या करके, चारित्रिक हत्या करके उनको न सिर्फ पतनशीलता की तरफ ले जाते हैं बल्कि उनके चरित्र को पूरी तरह से खत्म करने में लगे रहते हैं। आपको याद होगा कि 6 साल पहले बुंदेलखंड के बांदा में अतर्रा की एक संस्था थी, विद्याधाम समिति, जो आज भी क्रियाशील है। उसके संचालक राजा भैया यादव ने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित के ऊपर 376 का एक मुकदमा लिखा है। उस मुकदमे की पीछे कहानी ये थी कि अनथुआ गांव की एक लड़की ने राजा भैया यादव के ऊपर 376 का मुकदमा 25 फरवरी 2016 को लिखाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीवी और मैं हूं आशीष सागर दीक्षित। उस मुकदमे में लगातार जांचें चली। जांचें चलने के बाद चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल करने में आईओ को साध कर 6 महीने फरारी काटने वाले राजा भैया यादव ने तत्कालीन विवेचक राकेश पांडे को साध कर 354 का चार्जशीट अतर्रा थाने में दाखिल कराया, बांदा न्यायालय में दाखिल नहीं कराया और उस लड़की पर टेरर मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से ये प्लानिंग की। ठीक 11 दिन बाद 14 मार्च 2016 को ही आशीष सागर दीक्षित के ऊपर चिंगारी संगठन, जो संचालक राजा भैया यादव का एक और संगठन है विद्याधाम समिति का, उसकी 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला से 376 का मुकदमा लिखा दिया गया। 3 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त भी सपा से बबेरू के विधायक दिसंबर यादव ही थे, जो वर्तमान 2022 में भी सपा से बबेरू विधायक निर्वाचित हुए। जांचें चली आशीष सागर के केस में। लगातार 4 सीओ, 2 एसपी ने जांचें की, गहनता से जांचें की गई। 2 बार फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुई। रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर के इस महिला ने प्रोटेस्ट किया, जिसने आशीष सागर पर केस लिखाया था। प्रोटेस्ट करने में पहली बार की विवेचना और दूसरी बार की विवेचना में शामिल सारे गवाहों को दरकिनार कर 2 काल्पनिक गवाह खड़े किए गए। बांदा की SC कोर्ट में वो केस आज भी लंबित है। प्रोटेस्ट करके कहा गया कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। केस को कंप्लेंट केस में बदल दिया गया परिवाद में, और जब सम्मन जारी हुआ तो आरोपी आशीष सागर दीक्षित हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे 2019 को लग गया। इधर कोविड लग गया और कोरोना काल में लगातार हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग प्रक्रिया है वो शिथिल हुई, लेकिन लगातार राजा भैया पैरवी करते रहे। उन्होंने बार बार स्थानीय बांदा कोर्ट में हलफनामे दिए, शपथ पत्र दिए कि इनका स्टे तो वैकेट हो गया है और इनको सम्मन किया। बीते सर्दी में भी ये पूरी तरह से प्लानिंग की गई और आरोपी आशीष सागर दीक्षित को जाकर के स्टे की कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ी बांदा कोर्ट में। अभी बीते 10 मई के पहले एक बार फिर से इन्होंने आनन फानन में एक प्रार्थना पत्र दिया बांदा की SC कोर्ट में कि स्टे वैकेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 6 महीने से ज्यादा कोई स्टे स्टैंड नहीं होगा और इनको सम्मन किया जाए। 10 मई को एक नोटिस हस्तलिखित जारी होता है 6-7 लाइनों का, जो कभी नहीं हुआ कोर्ट में। हस्तलिखित नोटिस कभी जारी नहीं हुआ, या तो कंप्यूटर से टाइपिंग हुआ या मोहर लगा कर, ना तो उसमें मोहर था ना कुछ, लेकिन वो मूल था, असली था। नोटिस की कॉपी रखी रही सिविल लाइन पुलिस चौकी ने। 10 तारीख का नोटिस 25 तारीख को, जिस दिन कोर्ट में पेशी थी, परसों उसी दिन 11:30 बजे घर पे रिसीव कराया गया। घर पर आरोपी उपस्थित नहीं था तो टेलीफोनिक जब सूचना मिली, कोर्ट में जाकर के जब स्टे की कॉपी देने की बारी आई, तब तक 1 बज चुका था, कोर्ट उठ चुकी थी। इस बीच में पेशकार के सामने जब बात गई तो उन्होंने कहा आप हमले बनाइए। निकलने के समय ही कोर्ट परिसर में संचालक विद्याधाम समिति के राजा भैया यादव, एक महिला और एक किसान पैरवी करके निकल रहे। अभी तक मीडिया और समाज के सामने कहने वाला व्यक्ति कि ये मुकदमा आशीष सागर पर मैंने नहीं लिखाया है, उस दिन कोर्ट परिसर में पैरवी करता हुआ पाया गया। जब मौके पर देखा तो झड़प हुई। झड़प में वीडियो के सामने, इस वीडियो में देखिएगा आप, इस वीडियो में उसने स्वीकार किया कि ये मुकदमा उसी ने लिखाया है और वो लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा। यहाँ तक कि जो जिले के संभ्रांत लोग हैं, उनमें 3 नाम मैं लेना चाहूँगा। प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह हैं, अमर उजाला के बिरुजी हमजा भाई हैं, और चित्रकूट में जो इनके सामाजिक संरक्षणकर्ता हैं वो गया प्रसाद गोपाल भाई, अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के संचालक। उनके समझाने पर भी जो भी मार्च से इस बीच में पंचायतें हुई लगातार, उसमें भी इनको समझ में नहीं आया कि हमें इस मुकदमे से अब सुलह करना चाहिए या हमें झूठे केस में किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगातार पिछले नवंबर 2021 ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इन्होंने अपनी हरकतों से हार नहीं मानी और ये वही करते आए जो ये करना चाहते हैं। आपको बता दें कि
आशीष सागर पर केस लिखाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 से हुई। ये वो पहली स्टोरी थी जिसमें लिखा गया था बुंदेलखंड को लूटते एनजीओ। इंडिया लाइव की 4 पेज की इस स्टोरी में 7 जिलों में फैले पूरे एनजीओ माफिया राज को उजागर किया गया था, जिसमें ये जो फोटो लगा है धरना प्रदर्शन का, ये राजभवन में राजा भैया के खिलाफ तत्कालीन लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस तरह से ये इंडिया लाइव मैगजीन है जिसपे ये पब्लिश हुई। 2013 से सिलसिला 2016 तक आया, मुकदमा लिख गया। आपको ये भी हैरानी होगी कि जिस महिला ने आशीष सागर पर एफआईआर लिखाई थी, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने, उसने लिखा था कि मैंने मतलब आरोपी आशीष सागर दीक्षित ने हमें लोहिया आवास दिलाने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। जब हमने आवास का पैसा नहीं दिया तो उन्होंने आके मेरे घर पे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आपको हैरानी ये भी होगी, उक्त महिला को पूर्व में इंदिरा आवास मिल चुका है, ये उसका कागज है। जिस महिला को इंदिरा आवास मिल जाता है उसको लोहिया आवास मिलता नहीं। और इसके ठीक नीचे ये जिले के लोहिया ग्रामों की लिस्ट है 2013 से 2017 तक, जिसमें करतल का बाबूपुर गांव कभी लोहिया गांव चुना ही नहीं गया। जब लोहिया गांव चुना नहीं गया तो लोहिया आवास दिलाने की बात कहां से आई। एफआईआर खैर 3 दिन बाद दर्ज हो गई और आपको ताज्जुब होगा कि जिस महिला ने एफआईआर लिखी, इस महिला की जो राजा भैया की कार्यकर्ता रही, 70 वर्षीय पेशेवर महिला, बाबूपुर की रहने वाली, उसकी जिसने एफआईआर लिखी वो चित्रकूट की एक महिला है सरोज फातिमा। सरोज फातिमा का मोबाइल नंबर उस तहरीर में है। एफआईआर की कॉपी नहरी थाने से निकला करके देखी जा सकती है। इस पर बाकायदा मोबाइल नंबर अंकित किया गया है लिखने वाले के द्वारा। और अभी 24 अप्रैल 2022 को अमर उजाला ने इसी महिला के लिए हेडिंग लगाई है, महिलाओं को अधिकार दिलाने का इन्हें है जुनून, और यह अपराजिता सीरीज में प्रकाशित किया। तो ऐसे लोगों का मीडिया महिमामंडन नहीं करता है। इसके पहले 10 मार्च 2019 को इन्हीं महिला को, ये देख लीजिए, महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, सम्मानित करते हुए हैं। ऐसे लोग सम्मानित भी किए जाते हैं। आपको ये भी बता दूं, विद्याधाम समिति का अतीत में नाम परागीलाल विद्याधाम समिति था। ये वो सूचना अधिकार का कागज है जिसमें हाईलाइट करेंगे तो बीच में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है परागीलाल विद्याधाम समिति। अब परागीलाल कौन थे? परागीलाल खलारी मोहनपुर के रहने वाले यशवंत पटेल, जो जिनकी पत्नी इसमें जिला पंचायत सदस्य हैं सुमन लता पटेल, वार्ड नंबर 24 और 25 के उनके यहाँ 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, राजकुमारी और सुमन लता। सुमन लता के पति यशवंत पटेल जो अध्यापक हैं, उनके बाबा थे परागीलाल। परागीलाल ने 2 बीघा जमीन अपनी मोहनपुर खलारी में 2013 के पहले राजा भैया को स्कूल चलाने के लिए दी थी। संस्था को जमीन दी गई दान स्वरूप बाबा के द्वारा, लेकिन राजा भैया ने क्या किया, इस संस्था को जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करा दिया। बस यहीं से यशवंत पटेल की और राजा भैया की दुश्मनी शुरू हुई। इस दुश्मनी का जब 2013 में आरोपी आशीष सागर दीक्षित को पता चला, उसने साथ देना शुरू किया। हाल ये हुआ कि उस साथ में हवन करने में आशीष सागर को मोहरा बनाया गया, और जिस महिला या कहें या युवती ने कहें, जिस युवती ने राजा भैया के ऊपर केस लिखाया था 2016 में, आज वो चित्रकूट में मदन गोपाल वाजपेयी के यहाँ बिड़ीपुलिया में कंप्यूटर ऑपरेटर है, काम करती है। और मजनून बात है, जैसा कि गोपाल भाई ने बताया बीते दिन चित्रकूट में मार्च के माह में, कि उस महिला ने, उस युवती ने, जो अनथुआ गांव की रहने वाली है, राजा भैया से समझौता कर लिया है। अब आप ये बताएं कि समाज में कैसी विडंबना है कि पहले आप बलात्कार का केस लिखाइए, जो आपकी मदद करे उसके ऊपर भी बलात्कार का केस लिख जाए और आप समझौता कर लें। आखिर ये जो एनजीओ का घटित ऐसा चल रहा है बुंदेलखंड में और खासकर पिछड़े इलाकों में, कि दलित, वंचित, पद वंचित, उन अधिकारों, उनके हकदारी के लिए आंदोलन करने की आड़ में जिस तरह का ये चरित्र हनन का गंदा घिनौना खेल चलता है, और ऐसी औरतों को खा करके आदमी के ऊपर बलात्कार, 376 हर्जन एक्ट जैसे मामले लिखाए जाते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? उनका तो परवाह ही बर्बाद हो जाता है। असली बात ये आपको बता दें कि अभी 29 मार्च 2022 को उसी महिला ने, जिसने आरोपी आशीष सागर दीक्षित के ऊपर केस लिखाया है बलात्कार का, मुकदमा नंबर 109/2013 में रामदेव, यशवंत पटेल और 2 अन्य SC/ST कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। आशीष सागर दीक्षित उस महिला के 7वें शिकार हैं। क्या एक महिला पर 7 बार बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है? इतना ज्यादा बांदा में सामंतवाद है दलितों के ऊपर, इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और हमारे मौजूदा सरकार ने तो वैसे भी धनराशि मुआवजे की 2.5 लाख से बढ़ाकर के लगभग
6-7 लाख कर दी, 25,000 रुपये FIR लिखाने मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, 2 बार FIR में फाइनल रिपोर्ट लगती है, प्रोटेस्ट होता है, हाई कोर्ट से स्टे लगता है, तो कोर्ट को गुमराह किया जाता है। आखिर इसके पीछे का जो फलसफा है वो इस केस को कहाँ ले जाएगा, ये तो माननीय न्यायालय की गरिमा तय करेगी। लेकिन ये जो न्यायालय के साथ चार्जबीसी की जा रही है और जो पूर्ण रचित तथ्यों के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है, एक व्यक्ति की हत्या करने का, सामाजिक हत्या करने का, पारिवारिक हत्या करने का, इकोनॉमिक हत्या करने का, इतना मोराल आखिर इस व्यक्ति को कौन दे रहा है? कौन ऐसे दुश्मन है जिस व्यक्ति को संगठित होकर के इसके इशारे पर इसको आगे करके खेल खेल रहे हैं? आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 ऑडियो हैं जो गया प्रसाद गोपाल भाई के हैं, वो भी सुनिएगा कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि आप हमारी ईमानदारी पर शक मत करिएगा। धन्यवाद। मैंने अपनी बात को रखा है इस नाते से कि ये जो चल रहा है किसी भी समाज में, अच्छे समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मान जाओगे तो 70 साल की बूढ़ी औरत से मेरे पर केस लिखाओगे? 70 साल की बूढ़ी औरत हैं? और हाई कोर्ट में स्टे लगा, इसके बाद में यहाँ पे झूठी मैं ऑर्डर मेरी झोले में देने जा रहा हूँ, हैं? 420 कर रहे हो। 420 गोपाल भाई ने, प्रेम सिंह ने, हमजा भाई ने, सबने समझाया, मगर बोध नहीं हुआ तुम्हें, है ना? अभी 29 तारीख को उसी टुकड़िया के नहीं, उसी गुड़िया के चार आरोपी बाइज्जत भरे हुए हैं। उस केस में मेरा जिक्र है। जितनी पेशेवर औरतें हैं सबको अपने अंडर में पार करके एनजीओ की दुकान चला रहे हो, समझे? और उस बेचारी सीमा का जो उत्पीड़न तुमने किया है, वो तुम ऊपर 3 लड़कियां हैं, तुम्हारे ऊपर वाले को डरो, और नहीं तुम्हारे वो कर्म होंगे कि तुम जानो। हाँ, नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आज? किसको लगाया आप? अरे सागर भैया, तुम्हारा फिर लग जाता है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा किसको लगाए हैं आप। मैंने उस दिन भी बताया था ना। हाँ, कि जल्दबाजी में मैं गोपाल भाई बोल रहा बेटा। हाँ, मैं पहचान गया। हाँ, तो परसों सागर है जिसके पास गाड़ी है, तो गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए उसको किया। तो अब मैं देखता हूँ, कुछ अलग से करता हूँ तो तुमको जान जाऊँ कि तुम्हारा नंबर। परसों वो आए थे कोर्ट में बांदा। अच्छा, हाँ। और डेट लगवाई थी मेरी, हाई कोर्ट से स्टे है, यहाँ पे फर्जी एप्लीकेशन दिया कि स्टे वैकेट हो गया है। हाँ। 10 तारीख के पहले का मतलब इन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा, और 10 तारीख की नोटिस मुझको 25 तारीख को, जिस दिन यहाँ पे सुनवाई थी बांदा में SC/ST कोर्ट में, उसी दिन मुझको रिसीव कराई जा रही है 11:30 बजे। फिर मैंने कागज वागज जल्दी लिया, तो 1 बजे तक कोर्ट गर्मी में होती है, बंद हो जाती है। तो फिर जो है अपना कागज लेके पहुंचा, तो पेशकार साहब ने कहा आप कल आइएगा। तो हमने कहा सर, कोर्ट के साथ ऐसा गुमराह कर रहे हैं। फिर मैं जाके कल सबमिट किया, लेकिन परसों मैं कोर्ट के अंदर जा रहा था, ये साहब निकल रहे थे, राजा भैया, एक लड़की और एक कोई और किसान था इनके साथ। फिर मेरी इनसे कायदे की झड़प हो गई कोर्ट परिसर में ही। और कुछ भी नहीं, फिर हमने कह दिया, हमने कहा कि आपके ईश्वर ने 3 लड़कियां दी हैं, थोड़ा उसको डरो, हैं, और ईश्वर को डरो। फिर हमने कहा आपको पिताजी ने समझाया, हमजा भाई ने समझाया, प्रेम सिंह ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन आपको बुद्धि नहीं आई। बोला किसी के समझाने से क्या होता है, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब लड़िए, आपको मैं अब लड़ाई लड़वाऊंगा आपको। भाई मुझे तो इतना ही कराओगे ना कि जमानत भर के लिए जेल भिजवा दोगे, लेकिन तुम्हारा जो अंत होगा वो पूरा देश का मीडिया और ये समाज देखेगा। और हमने कहा कि अब मैं ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता। तो फिर चुपचाप खड़ा सुनता रहा, और मैं अपना अंदर चला गया कोर्ट परिसर में। अब वो महाभारत को उसने आगाज कर दिया है, तो महाभारत का अंत वो वही जानेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हर जो मेरे बस में था, पिताजी को अपने भेजा, आपके पास आया, सबके पास गया, मैं निवेदन गुहार जो मुझसे बन पड़ा, अपना स्वाभिमान तक मैंने दांव में रख दिया। इसके बाद भी इस पत्थर दिल आदमी को, मतलब पत्थर दिल नहीं कहूँगा, अहिष्णु कहूँगा, पाषाण हो चुका है ये, और अपनी बर्बादी करा रहा है, अपने परिवार की बर्बादी कराएगा। एक भी ऐसा प्राणी नहीं है पिताजी, वो किसी का सगा नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कोई विश्वास पूर्वक कह सके कि हमारी बात माने। दिनेश पाल भैया ने मुझसे कहा कि जब एक बार सदाशिव का कोई विवाद हुआ होगा, जब कभी गाँव में हरिजनों से कोई जादुओं से कोई विवाद हुआ होगा,
तो बोले कि इसको मैंने बहुत समझाया, मतलब मास्टर को लेकर के एक बार हम भी पंचायत करा चुके हैं। कह सदाशिव ने इनके कहने पे केवल समझौता कर लिया यादवों से, और उसने एक भी कोई आर्थिक मुआवजे की मांग नहीं की। वो तक एहसान लदा है सदाशिव का राजा भैया के ऊपर, इसने उसकी तक बात नहीं मानी। देशपाल कहे कि मतलब उसको धरती में कोई समझा नहीं सकता जितना वो मतलब क्या कहें उसको, हम किस तरह का जीव हो गया है वो। और अब चेहरा देखिए, है क्या ना पिताजी, जो जैसी संगत करता है उसकी वैसी बुद्धि हो जाती है। जितनी समाज में मतलब उठाई गिर औरतें हैं, उस तरह की, मतलब हम क्या बोले, नंबर 2 वाली उनकी संगत करता। मैंने आज तक उस व्यक्ति को अपनी धर्मपत्नी के साथ किसी सामाजिक मंच में नहीं देखा। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो गांव की हैं, गैर पढ़ी लिखी हैं, इसलिए इनकी तो जो है शोभा बिगड़ती है ना। तो बस एक साथ में लड़की लिए रहना बचाव के लिए, और पूरा वही अपना चलाना गिरोह। और उसको मुकदमा लड़ने में मजा आता है कुल मिला करके। नहीं, आप जैसे बुजुर्गों ने, इतने सबने लोगों ने समझाया, और सा आदमी होता तो सोचता कि अब चलो बहुत हो गया, मैं छक गया, और या मैं नहीं छक गया तो चलो अगले से अब बात खत्म की जाए, आगे अपनी दिशा प्रगति देखी जाए। तुम्हारी तो फिर से मतलब संस्था शुरू हो गई, अपना काम करने लगे। मैंने तो संस्था अपनी बंद ही कर दी। आज 10 साल से मैंने रिन्यूअल तक नहीं कराया, मैं तो उस सेक्टर को ही छोड़ दिया, पत्रकारिता लाइन में आ गया। वो तुम मतलब चीजों को दरकिनार कर जो है अपने पैर पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान शायद कुछ दिखाना चाहता है। कहते हैं ना कभी किसी का सामाजिक पतन किसी के हाथ लिखा होता है। नियति की जो नियत है, कुछ उसको समझने की जरूरत है, वो नहीं समझ पा रहा। तो बस वही है, क्या कह सकते। एक काम करना तुम थोड़ा सा, एक कृष्ण की आत्मकथा मनु शर्मा ने लिखा है जी, उसको कहीं मिले तो धीरे धीरे पढ़ना चालू करना। जी। और यूट्यूब में जीवन विद्या सोमदेव त्यागी को सुनना चालू कर दो मेरे प्रस्ताव पर। जी, मेरा सुझाव है कि सोमदेव त्यागी यूट्यूब में पड़े हुए हैं जी, तो वो देख लेना जी, उनको सुनना थोड़ा सा चालू कर दो जी। बस एक पिताजी मेरा आपसे निवेदन ये है कि 30 मिनट का समय मुझको दो। हाँ, क्या? बस इतना सा निवेदन है कि अब इसको थोड़ा सा प्रश्रय देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये अंत में आप ही लोगों के पास में आएगा। ये एक मेरी मजबूरी ये है जी, मजबूरी क्या है कि भारत डोगरा को देखो, ऑफ रिकॉर्ड में तुमसे बात कर रहा हूँ जी। भारत डोगरा भ्रमित है। भारत डोगरा को भी इसने जी पक्ष में कर रखा है। जी। भारत डोगरा को लेकर के मेरे पास में मैंने सब प्रकार का संबंध तोड़ दिया था, लेकिन भारत डोगरा से कहलाया कि जी मैं उसके यहाँ आना जाना न बंद करूँ। अच्छा, ये बहुत ही मैंने कहीं कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं समझ गया। मतलब ऐसा प्रेशर दिलाओ कि आदमी भाग ना सके। अब भारत डोगरा के मेरे 1980 से लगातार घरेलू संबंध है जी, और उस व्यक्ति को इसने इतना ज्यादा भ्रमित किया कि इससे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं। बीच में काफी लेख वेख लिखते रहे वो, इनके संस्थाओं को भी कोट करते रहे। और अभी भी वो लिखते हैं। जी। अब उनको मैं क्या कहूँ, संकेत कई बार किया, लेकिन तो मैं उनको उनके संकोच में उनको ऐसा न लगे। अच्छा, लल्लू राम सर भी आते जाते हैं। उस दिन हमसे कह रहे थे कि भाई हमारा सामने सम्मान कर देता है लेकिन अंदर से नहीं कर। लेकिन अभी मैं देखता रहता हूँ, जैसे उसकी सोशल साइट को देखता रहता हूँ फेसबुक पर, तो वो बकायदा जाते हैं। वो बेहद संकोची हैं। वो बेहद संकोची हैं। और जो इसमें एक कला जो है मनाने की, हाँ, मीठा जहर, वो बहुत जबरदस्त है। वो कला जो है। तो देखो, तुम्हारे मन में ये कोई बात नहीं रहनी चाहिए कि अच्छा समाज में क्या संदेश जाता है ना पिताजी, जैसे आप लोगों के साथ फोटो छपती है सब देख। हाँ, उसका बैक पावर मतलब लोग समझते हैं कि ये तो इतने संभ्रांत लोगों के साथ बैठता है, इसका चरित्र कितना अच्छा है। हाँ, उसका वो मिसयूज करता है। ये उसको भुनाता है, मैं सहमत हूँ जी। और अच्छे से भुनाता है, ये भी जानकारी है जी। और बाकी मतलब
लेकिन एक आदमी होता है कि चलो ये बुजुर्ग हैं हमारे, मतलब क्लोज हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, आतिथ्य करते हैं, तो चलो हम इनकी एक बात मान लें सही दिशा में। वो भी कोई ऐसी नहीं कि तुमको कोई खंडक में कुदा रहे हो, सही दिशा वाली बात, तुमने वो भी नहीं मानी। तो ये विचार तुम्हारे मन में नहीं आना है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो कई बात, इसलिए मैंने कुछ पढ़ने को कहा जी। चलिए, तुम जो है शांति से कृष्ण की आत्मा। मैं तो लड़ ही रहा हूँ पिताजी, बाकी यह है कि मेरे बुढ़ापे में माँ है और उसको अगर कुछ हुआ तो फिर मतलब बस यह है कि फिर तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा मुझे, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। चमगादड़ वाली स्थिति है मेरी कि मुंह में रख लिया है, ना उगल सकता हूँ ना मैं कुछ घुटक सकता हूँ। और सिर्फ एक, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक लड़की की मदद करने का इतना बड़ा मुझे खामियाजा मिला, भले ही वो किसी रूप में किसी ने मुझे यूज किया, जसवंत पटेल ने किया या दिनेश पाल ने किया। मुझे तो कायदे से देखा जाए तो दिनेश पाल ने ही अड़झाया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जसवंत पटेल है कौन। दिनेश पाल ने जसवंत पटेल से परिचय कराया, परिचय हमारा हो गया तो वो अपना नौकरी करने लगे और मैं जो है जसवंत पटेल इनके साथ में पढ़ करके, और वो उस लड़की ने के कहता क्या है सब जगह कि सीमा का केस मैंने लिखवाया है, जबकि उस लड़की से आज तक मैं जीवन में मिला नहीं। अतर्रा में एक बिटिया है संगीता वर्मा, ओरन रोड में रहती है, अभी नंबर दूंगा तो उसका पूछेगा सीमा ने तो सही बात। बेटा कभी हम लोग मिलते, क्योंकि अभी आज हम लोग की एक बैठक है तो कुछ लोग बाहर। मैं आऊंगा चित्रकूट, जब कभी आऊंगा तो फिर आपको भेंट करूंगा। तो जब भी तुम्हारा इधर आना हो फिर हम लोग बैठेंगे। हाँ ठीक है, ठीक प्रणाम। कल खाली हो? हाँ कल खाली हूँ। तो कितने बजे आ सकते हो? आप बताओ, 9 बजे के बाद जैसा कह दें। 9 बजे के बाद तो स्कूल सब हमारे बंद हो जाएंगे। अच्छा। 9 बजे के बाद क्यों? मतलब 8 बजे तक थोड़ा सा घर में माता जी के साथ में गृहस्थ वाला काम होता है, सुबह झाड़ू पोछा। हाँ। वो बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में करवाना पड़ता है, तो 8 बजे तक मतलब पानी भरना और ये सब हो जाता है। 8 बजे के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से निकलूंगा, हाँ। फिर आते आते 9 तो बज ही जाएगा, 9 साढ़े 9, या जैसा कहे फिर मैं मैनेज करूँ। जैसा कहे तो बीच का रास्ता फिर निकालूं। तुम कालूपुर से बोल रहे हो ना? नहीं, मैं बांदा से बोल रहा था, मैं आशीष सागर बोल रहा था। कहाँ से? अरे आशीष सागर बोल रहा था। हो आशीष भैया बोल रहे हैं? हाँ हाँ। अरे ओहो। हाँ, एक बालक और है तो उसका भी नाम सागर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। नाम इसी बहाने बात हो गई, इसी बहाने बात हो गई। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आया, मुझको बहुत ही नहीं पिताजी, ऐसा है ना कि जो नियत क्या कहूँ मैं, अब उसको मैं यही कहूँगा, मेरी ईमानदारी पर कभी शक मत करना भला। नहीं आपके पे नहीं कर रहा, मतलब मुझे बस थोड़ा ये दुख हुआ कि जैसे आपका नाम लिया गया तो भी वो नहीं समझे। इसके बाद फिर उन्होंने प्रेम सिंह वाली बात डाली, हम प्रेम सिंह के यहाँ भी गए तो भी नहीं समझे। फिर उन्होंने हमजा के ऊपर डाल दिया, मतलब अमर उजाला। तो हमजा भाई ने भी उनको 4-6 बार फोन लगाया, उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया, बोले हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया। फिर हमजा भाई ने कहा कि हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। तो हमजा भाई ने भी प्रयास किया, तो हमें ये लगा कि भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जो उस व्यक्ति की ये ठेकेदारी ले ले कि हाँ ये व्यक्ति इनकी बात मान लेगा। अब फिर वो प्रधान जी को आगे लाए, कुलावल को, कुलावल प्रधान जी ने भी बहुत समझाया। अच्छा, फिर मास्टर साहब सब चीज में तैयार हो गए, मतलब उन्होंने कहा कि चलो हम गांव की जमीन भी दे देंगे, स्कूल वाली भी दे देंगे, जिसमें वो राजी हो जाए वो सब करने को तैयार है। अब लेकिन वो इस बात पे तैयार नहीं है कि हम फ्रंट से सामने बैठ के पंचायत कर लें या हम किसी के सामने बैठ जाएं, मतलब आशीष सब कर दें, हम एक कदम नहीं चलेंगे। तो हमने ये कह दिया कि भाई जमीन मास्टर साहब 10 लाख की जमीन आपको देंगे अगर, तो आदमी कोई जवाबदेही तो चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो इतना तो चाहेगा ना कि आप कोर्ट में बयान दे दें या हमें कुछ लिखित आश्वासन दे दें या मौखिक हमसे कह दें कि हाँ आशीष भाई हम इस केस को वापस ले लेंगे। तो आप वो करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी ये जो गुड़िया वाला केस इनका 4 लोगों के ऊपर और चल रहा था, जिसमें मास्टर और 3 लोग और थे, तो 29 मार्च को अभी वो लोग बरी हुए हैं। और उस आदेश में मेरे पेज नंबर 6 और 12 में मेरे केस का भी जिक्र है
कि गुड़िया पेशेवर महिला है और इसने इनके ऊपर भी केस लगा रखा है। तो अंत वो ये नहीं जानते कि अंत में लास्ट में हमारी कैसी सामाजिक छवि बनेगी और इसका परिणाम क्या होना है। लेकिन वो है कि मत भ्रम है, ठीक है, अच्छा है। तो हमने तो ईश्वर को छोड़ दिया है कि शायद ईश्वर यही कराना चाहता हो कि सब कुछ समाज को यही बेनकाब करना चाहता हो कि हाँ सबके सामने ये चीजें आए कि इस व्यक्ति ने क्या किया था। उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करूं मैं? और हमने तो बताया गुड़िया वाला आदेश 12 पेज का आदेश रखा है मेरे पास, जो भी 29 मार्च हुआ है, SC/ST कोड का आदेश है, यही करीमुज्जमा खान जो जज साहब है। तो उन्होंने उस आदेश को, अशोक दीक्षित वकील है, बकायदा उन्होंने उसका जिक्र किया है कि केस का जिक्र किया उस केस में, उस केस। और जब वो केस, जब मेरे केस में ट्रायल चलेगा और जब ये चीजें सामने आएंगी कि ये महिला का इसका किरदार क्या है और किनके हाथ से ये खेल रही है, तब क्या इनकी क्या सामाजिक छवि बनेगी। तो बस उनको एक अहम है कि हाँ मैं इसको अरझाए रहूंगा। तो मेरा भी तुम आर्थिक लाश करा रहे हो और अपना सामाजिक लाश करा रहे हो। हम तो मौन धरे बैठे हैं, तुम तो बस वही है कि हलाहल पी रहे हैं, और जब हलाहल पीते पीते आदमी छकेगा तो फिर क्या करेगा। हमने तो बस यही समझ लिया कि जब बुजुर्गों की जो बात नहीं मानता है, कहा ही है ना कि जो ना माने बड़ों की सीख लाए कटोरा मांगे भीख। तो जब बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे तो लास्ट में पतन तो तय है। चलिए आप स्वस्थ रहिए। हाँ नहीं ठीक है। हाँ बाकी हुई है वही जो राम रच राखा, अब उससे ज्यादा क्या कर सकते। पड़ेगा। हाँ भगवान क्या जिंदगी होगी। हाँ।